सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज मैं आपसे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आगे आने वाले 4 महीने तक आपको फॉलो करनी है। एंड दोस्तों बिलीव मी, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक भी चीज़ छूटी नहीं रहेगी, सारे सवालों का जवाब भी दूंगा आपको और वो सारी गलतियां भी बताऊंगा जो अक्सर हम करते हैं, जो हमारा अक्सर प्रीलिम्स होने से रोक देता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स छूटे ना रह सकें। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा, प्रीलिम्स पास आ रहा है एंड इट्स टाइम दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग अपॉन द प्रीलिम्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मेंस में लगे हुए हैं। दोस्त, अगर आप मेंस में लगे हुए हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स होगा नहीं तो मेंस लिखोगे कैसे? मेंस में थोड़ी बहुत तैयारी अगर रह भी गई ना और अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि 117 दिन में आप अच्छी तैयारी करके फोड़ के चले आओ। लेकिन अगर प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई करोगे तो आपके जो वो मेंस की जो सारी तैयारी आप कर रहे हो ना, वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज नेसेसरी दैट यू शुड स्टार्ट फोकसिंग अपॉन द प्रीलिम्स। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स को लास्ट के 1-2 महीने ही देते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, मेंस में लगे रहते हैं। ये आपको नहीं करना है। 117 दिन मिलेंगे, सो यू विल हैव द सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज टू मेक द नेसेसरी इंप्रूवमेंट। अब प्रीलिम्स की बात कर लें तो 2 सब्जेक्ट है, जीएस एंड सीसेट। यू नो अबाउट दिस, आप तैयारी कर रहे हैं अब, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंसर्न है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहला कंसर्न आपका ये होता है, सर पेपर बड़ा टफ आता है या फिर पेपर की कट ऑफ बड़ी हाई चली जाती है या फिर कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो मेरा आपको एक छोटी सी सलाह है, यार पेपर चलो टफ आ गया तो क्या हो जाएगा? ये सब आपने अगर पेपर टफ आ गया और उसके चलते अगर कट ऑफ नीचे चली गई तो उसमें आपको कोई फर्क पड़ेगा, या फिर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर चले जाएगा, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? आपका जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस का ऑप्टिमम लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप परफॉर्म करोगे। तो इस चीज में बाकायदे लगे रहने की, यार मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पेपर टफ आया तो क्या करूंगा, आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम तक सिर्फ एक डिस्कशन करते हैं, भैया कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। कोई फर्क नहीं पड़ता जब नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं। 12-13 हजार बच्चों का ही सिलेक्शन होना है प्रीलिम्स में, और उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है वो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद जब पेपर भी सबके लिए कॉमन है तो इस चीज में पढ़ना ही क्यों है? ये सारा कुछ भ्रम फैला जाता है बच्चे को मिसगाइड करने के लिए। कट ऑफ शुड नॉट बी कंसर्न, द कंसर्न शुड बी कि आपकी जैसी भी तैयारी है ना, आप उसके बेसिस पे ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर जाओ, और अगर आपने उतना परफॉर्म कर लिया तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो सीसेट को इग्नोर कर देते हैं, तो अब आप ये गलती मत कीजिए। इट्स हाई टाइम दैट आप सीसेट को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। ऑल्दो इसको क्वालिफाई करना है, ये सत्य है, लेकिन 2023 में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि सीसेट को वो इग्नोर करते चले गए। डेफिनेटली दे वर द प्रोटेस्ट, लेकिन जस्ट सी कि क्या हुआ, कुछ रिजल्ट निकला? नहीं निकला। अब वो पेपर ऑल्दो बहुत सारे लोगों के लिए अन्याय था, लेकिन आप एक चीज सोच के देखो कि क्या आप सीसेट को वही इज्जत देते हो जो आप अपने जीएस को इज्जत देते हो? सिर्फ इसलिए कि वो पेपर क्वालिफाइंग है आप इसे लास्ट टाइम तक टालते चले जाते हो, अब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। 2023 के बाद भी पूरा हल्ला मचा, लेकिन क्या अभी तक आपने सीसेट के लिए कुछ मेहनत करनी शुरू की? क्या आपने अभी भी पेपर लगाना शुरू किया? अगर नहीं लगा रहे हो ना दोस्त, तो फिर वही वाली गलती कर रहे हो जो 2023 में बहुत सारे बच्चों ने की थी। पेपर इज क्वालिफाइंग, मानता हूं, लेकिन क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस लिखोगे। तो सोच समझ के सीसेट पे ध्यान जरूर दीजिए। डोंट इग्नोर द सीसेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आते हैं कि भाई सीसेट की तैयारी कहां से करें, तो देखिए मैंने मैथमेटिक्स पे सारे वीडियोस बना दिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पे एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करना है ये मैंने बता दिया है। रीजनिंग कवर नहीं कराया है क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही कम यूपीएससी पूछता है, तो अगर मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर लोगे तो आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। ऑल्दो देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट कि पेपर टफ होता चला जा रहा है, तो यू मस्ट नॉट इग्नोर योर सीसेट, सीधा सा है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, आपको गलती नहीं करनी, सीसेट बदला लेना जानता है। आउट ऑफ सिलेबस पेपर देगा चाहे जैसा भी देगा। अगर आप ये सारे जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, बिलीव मी, आप सीसेट क्वालिफाई तो कर लोगे, और टॉप तो करना नहीं है, क्वालिफाई करना है। वो वीडियो जो मैंने बनाए हैं दे आर सफिशिएंट।
अब उसके बाद अगला कंसर्न आ जाता है कई बार कि मुझे कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जामिनेशन में। तो देखो यार, सीधी सी बात है, 30-40 क्वेश्चंस लगभग सभी को आते हैं, ठीक है। कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, कितनी भी बेकार प्रिपरेशन हो, बेकार हो तो उससे कम आएंगे, लेकिन जनरली कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, जनरली 30-40 पे आपको कॉन्फिडेंस रहता है। और ये सभी के साथ है, वो कितने भी लेवल का प्रिपरेशन करके आया है, उसके बाद सभी ज़्यादातर लोग चांस लेते हैं। वो मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। सभी के साथ होता है, 30-40 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वो लोग चांस लेते हैं। तो ऐसे केस में आपको 80, 85, 90 तक चांस लेना चाहिए। अब वो चांस भी ऐसा नहीं कि कुछ भी अंधों की तरह मारे जा रहे हैं, चांस वो होना चाहिए, यू शुड टेक द इंटेलिजेंट गेस, जहां पे लाइक ओनली वाला ऑप्शन है, दिमाग लगा के ना चाहिए भैया इसने ओनली क्यों दिया हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को काटते हुए, जहां पे जो जरूरत है उस वहां पे वो लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ ऐसे होंगे ना कि 2 अटेम्प्ट में आप कंफ्यूज हो गए। चांस लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिमिट तक ही आप नॉलेज गेन कर पाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो प्रैक्टिस से लास्ट टाइम तक भागते रहते हैं, ये मत करना। प्रीलिम्स में सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। सो आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, PYQ ऐसे लगाइए, या फिर लाइक यहां पे हमने ये ट्रिक लगा सकते थे, यहां पे ये एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे, यहां पे ये कॉमन सेंस लगा सकते थे। ये सारी चीजें एक ही चीज से आती, वो आती है आपकी प्रैक्टिस से। दूसरे की प्रैक्टिस से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप किसी के वीडियोस देख सकते हो, कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख भी सकते हो और उससे थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सब बेकार है। आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड एक प्रॉब्लम यहां पे जरूर आती है कि यू नेवर कंसीडर योर नॉलेज एज सफिशिएंट। तो दोस्त, सफिशिएंट नॉलेज तो कभी आप यूपीएससी में गेन नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है। क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर आता है ना, वो मतलब इतना डाइवर्स होता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा ही कि मेरी तैयारी पूरी है ही नहीं, और वो आपको लास्ट टाइम तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो किसी को नहीं आता है, बट उस लिमिटेड नॉलेज में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर हमारी बुक में लिखा हुआ है और हमने वो पढ़ रखा है, तो वहां पे मेरे को गलती नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि कभी ये किताब उठा ली, कभी वो किताब उठा ली, कभी वो किताब उठा ली। अनलिमिटेड अपनी नॉलेज को करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन भटक जरूर जाएंगे। और कभी इस टॉपर को फॉलो कर रहे हो, कभी इस कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, फिर इसको फॉलो करने लग रहे हो, फिर इसको फॉलो करने लग रहे हो। ये भी गलती मत करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तैयारी करते समय देखो यार, एक प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम तक भटकते थे, सर आर्ट एंड कल्चर कहाँ से करें, एंशिएंट कहाँ से करें, सर एंशिएंट छूट रहा है। ये वाला जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आप ट्रस्ट थोड़ा बहुत फिर भी कर सकते हो, और इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। वन ऑफ द यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अ वेरी रिच सिविलाइजेशन इज दैट कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब इतने n नंबर ऑफ फैक्ट्स है ना, आदमी की याद करते करते हालत खराब हो जाती है। और यूपीएससी कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जो इतना भी मेहनत कर लिए होता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इग्नोर करो, लेकिन इसको इग्नोर करके इसको ही तैयारी में लगे हुए तो गलती कर रहे हो। पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इसको पहले करना, उसके बाद ही इसको उठाना। लोग स्टार्टिंग में ही ना पूरा एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न उठा के पकड़े रहते हैं। ये गलती मत करना। आपको क्वालिफाई करना है, टॉप का तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अपना गोल बनाइए भाई, सीधी सी बात है, 100 नंबर तो मेरे को लाने हैं। मैं अगर यहां से ला सकता हूं तो मैं पहले इससे में से कोशिश कर लेता हूं, उसके बाद जो टाइम बचेगा मैं फिर इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो इस प्रायोरिटी में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। अब इस प्रायोरिटी में आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए कितनी किताबें पढ़नी चाहिए, ये अगला सवाल आता है। तो ये कुछ सोर्सेज है जो रिकमेंडेड सोर्स है, जिससे ज्यादातर लोग एग्री करते हैं। मे बी आपके सोर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने सोर्स को फाइनलाइज नहीं किया है, इट्स टाइम यू शुड फाइनलाइज। क्योंकि दोस्त एक चीज समझना, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 3-3, 4-4, 5-5 किताबें पढ़ रहे हो ना, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, सुभाष कश्यप भी पढ़ेंगे, और जितनी किताबें मार्केट में अवेलेबल है सब पढ़ेंगे, तो आप अपना एग्जाम का सत्यानाश कंप्लीटली कर दोगे। ये मत करना। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट सोर्स, उसके अलावा PYQs। बहुत सारे लोग कोचिंग का टेस्ट लगाते रहते हैं, लेकिन वो PYQs लगाते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो लक्ष्मीकांत एंड PYQ इज द बेस्ट सोर्स। उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है, मन है, तो इंडियन पॉलिटी वर्क आप कर सकते हो, जो कि NCERT है, उसका टेस्ट लगाओ।
पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक कुछ लोग आपको रिकमेंड करते होंगे, वो कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद करने की सोचना। ऐसा मत करने लगना कि पता चले कि अब पॉलिटी ही पढ़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं। नहीं, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, तो हर एक सब्जेक्ट भी करना है, ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको पीटी 365 करनी है 2 साल की, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है। ये इसका बेस्ट सोर्स है। देखो यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टैटिक साइंस वो पूछते नहीं है, नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी बोल देता 6 to 10th पढ़ लो, लेकिन उसमें भी इक्का दुक्का क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर ही लोगे, तो उसके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ना समझदारी नहीं होगी। पीटी 365 अगर आपने 2 साल की कर ली, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे, और तब भी नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा जनरली। ठीक है, तो बस आप इतना कर लीजिए, पीटी 365 2 साल की विजन की जो आती है, इस साल वाली जो आएगी और जो लास्ट ईयर वाली, क्योंकि इसके क्वेश्चंस वो कई बार बैक जाके भी पूछते हैं, उसमें वहां पे काम आएगा। ठीक है, इतना कर लेना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ना। अगेन आपके पास टाइम लिमिटेड 120 दिन है, तो उसमें आप सब कुछ वैसे भी नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, अब दोनों मत उठा लेना, दोनों बुक अच्छी हैं, कोई भी एक कर लो, प्लस करंट अफेयर्स प्लस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है, किसी का भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना, चाहे मैंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो। इकोनॉमिक्स के लिए इट्स वेल नोन, मृणाल सर का करना चाहिए, सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और अगर आपने उनकी विन सीरीज लगा रखी है तो बेस्ट है, तो फिर इन दैट केस ये सब कुछ वो कवर करा ही देते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12th, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 6th वाली बुक से भी आ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास टाइम कम है और आपने नहीं पढ़ रखा है, टाइम की डिमांड है कि भाई आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है, तो कम से कम 11th वाली फिजिकल वाली जरूर कर लेना, इंडिया वाली भी वर्ल्ड वाली भी। ह्यूमन ज्योग्राफी फॉर द टाइम बीइंग आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल वाले से ही आते हैं। मॉडर्न इंडिया में एक ही सोर्स है, स्पेक्ट्रम, जो आपको करना है। एंशिएंट इंडिया में ओल्ड एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, मेडिवल इंडिया में ओल्ड एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इतना करना है। इसके बाद अब देखो, ये रिसोर्स आपने डिफाइन कर लिए। अब देखो, सबसे पहली चीज, जब आपने अपना रिसोर्स डिफाइन कर लिया, एक लिमिट कर दिया, तो चीजें थोड़ी थोड़ी डुएबल लगने लगती हैं। अब क्या होगा, अगर आपने सोच रखा है कि भाई इसके लिए भी 10 सोर्स कर लें, इसके लिए भी 10 सोर्स कर लें, इसके लिए भी 10 सोर्स कर लें, तो हम पागल होने लगते हैं। और इसी चीज के लिए, आपको इस चीज से बचाने के लिए हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है शॉर्ट नोट्स। ये सारे फ्री हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे मिल जाएंगे। अभी तक हमने सभी के शॉर्ट नोट्स शेयर कर दिए, जो अलग अलग सोर्सेस है, जो भी आप सोर्सेस बोलते हो ना, लाइक सीसीआरटी की वेबसाइट देख लें, या फिर ये वाली किताब देख लें, वो किताब देख लें, ये रिसोर्स देख लें, ये कोचिंग का देख लें, वो सारा कुछ ज़्यादातर चीज़ें हमने बहुत कम पेजेस में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। एक्सेप्ट एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड पॉलिटी, सारे अवेलेबल हैं। बाकी इनको छोड़ के ये इस पे वर्क चल रहा है, ये आपको 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इस चैनल को विजिट करके यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अगर हम पिछला सोच देखें, आपने ये पढ़ा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट शंकर आईएएस, उसके बाद आपको पीवाईक्यू पढ़ लिया। अब कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि हम प्रीलिम्स में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। वहाँ पे आपको ये शॉर्ट नोट्स एक्सेसिवली हेल्प करेगा, क्योंकि वो बनाए ही इस तरह से गए हैं कि वो आपको प्रीलिम्स में आपको किन चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। तो ये चीज़ आप वो शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स 40-50 पन्ने में बना दिए गए हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले सिर्फ 33 पन्ने में। तो उसके लिए उसके चलते क्या है कि रिवीजन करना भी बहुत आसान हो गया है। तो आप उसे विजिट करके, मेरी सलाह ये है, इसको पढ़ने के बाद जरूर देखें। अच्छा, यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मेरे शॉर्ट नोट्स आपकी इन बुक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो सीधी सी बात है यार, एक्चुअल सोर्स तो एक्चुअल सोर्स ही होता है, लेकिन उसको बाद समझना किस पे है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, उस चीज के लिए दे आर वेरी गुड, उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड बुक का कोई सोर्स है नहीं। कोई इंस्टीट्यूट बोलता है ना कि मेरा ही पढ़ लो, मेरे ही शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, दे आर द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट होंगे, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये नोट्स भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट लास्ट टाइम के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन करने के लिए दे आर द बेस्ट। तो इनको जरूर विजिट करना, एक बार देख जरूर लेना। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें अभी तक अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं किया है, तो मेरी आपको सलाह ये है, डिपेंड अपॉन द पीटी 365। उसके अलावा विजन की मंथली मैगजीन की हमने क्या किया है, 10-11 पन्ने की मंथली मैगजीन की हमने शॉर्ट नोट्स उसमें से बना दिए हैं।
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो लाइक मई से हमने वो किया हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो आप अलग से कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और 5 महीने की 50 पन्ने 50-60 पन्ने आराम से आप कर सकते हो, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। और जब PT 365 आएगी तब उसे कर लेना, उसके अलावा कुछ मत देखना, कुछ भी मत देखना। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मेंस जो ये मंथली होती है उसी के बेसिस पे तो PT 365 बनती है, बिल्कुल बनती है, बट एट द सेम टाइम वो आपके रिवीजन में ही हेल्प करेगा, तो उसे देख लोगे तो आपका फायदा ही है। जब तक वो आएगी तब तक 1 महीना क्या करोगे, उससे पढ़ लो, हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स में भी बाकी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ना। आप कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आर्ट एंड कल्चर रटने लगते हैं, ये गलती मत करना। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आप इग्नोर कर सकते हो। मृणाल सर वाला जो विन सीरीज आती है जो सभी के लिए फ्री होती है, आप उसे देख सकते हो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, उसमें कई सारी स्कीम्स वगैरह भी डिस्कस होती हैं। पॉलिटी वाला भी थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हो, पहले इनको कर लेना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं सर इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से करें, अरे कर लो यार, PT 365 में दिया तो है, कर लो, ठीक है, भटको नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस रिवीजन आपको करना है, ध्यान रखना है। और रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके रिसोर्स लिमिटेड होंगे। 10 कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ने में मत लगना, समस्या होगी, पागल हो जाओगे। एक सवाल और आता है कि तैयारी करते समय प्रीलिम्स के लिए कि टेस्ट कितने दें, हाउ मेनी टेस्ट फॉर GS एंड फॉर CSET। तो देखो यार, GS के लिए मेरा मानना ऐसा है, और ये जनरली लोग एग्री भी करते हैं, कि सपोज अगर आपने पॉलिटी फिनिश किया है, उसके बाद एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट तो दे ही दो। एक कर लिया है तो अच्छा, और अगर आपके पास 2 हैं तो 2 दे दो तो बेस्ट है। 2 सेक्शनल टेस्ट तो पर सब्जेक्ट आपको लगाने ही चाहिए। भाई हमने पढ़ तो लिया है ना, आप उसके सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद 8-10 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो, बस सिंपल। अभी आपके पास 120 दिन है, आराम से चीज़ों को कर सकते हो। 10-15 दिन में टॉपिक खत्म किया, उसका टेस्ट दे दिया, 10-15 दिन में टॉपिक खत्म किया, टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आप लास्ट तक पाएंगे कि आप कई सारे टेस्ट दे चुके होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी। टेस्ट से कभी मत भागना, ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, जो टेस्ट से भागते हैं। उसके अलावा CSET को के वीडियोज देख डालिए और फिर उसके टेस्ट दीजिए, कम से कम 10-15 टेस्ट जरूर लगा लेना, क्योंकि जिन भी लोगों ने इग्नोर किया है ना, बहुत दिक्कत हुई। और अभी तक अगर आपने CSET का पेपर देखा नहीं है तो एक बार जाके 2022 और 23 का पेपर जरूर लगा लेना, देखो कि आप स्टैंड कहां पे करो। अगर 150 आ रहे तो फिर कहानी खत्म है आपकी, आपको CSET क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर क्वालिफाई करने में दिक्कत हो रहा है तो परेशान ही है, CSET पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अब यहां पर एक सवाल आता है, सर मेरे टेस्ट में स्कोर बड़े कम आते हैं। तो देखो यार, स्कोर मैटर नहीं करता। उस पेपर को सॉल्व करते वक्त जो आपने गलतियां की हैं, वो गलतियां आप रिपीट करोगे कि नहीं करोगे, ये मैटर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोचिंग मॉक्स आर नॉट द ट्रू जज ऑफ योर प्रिपरेशन, UPSC PYQ इज। तो कोचिंग के टेस्ट में अगर आपके कभी कम नंबर आ रहे हैं ना, तो परेशान नहीं होना है। मेरे भी कई बार बहुत कम नंबर आए थे, सभी के होता है यार, कोई ऐसा नहीं है कोई टॉपर पेपर देने आता है तो सडनली उसके 200 में 180 190 आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जनरली जो कोचिंग में पेपर्स बनते हैं ना, वो जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी बनाते हैं। तो कोचिंग वाला बच्चा जब पेपर सॉल्व करेगा, उसको वो पेपर इजी लगेगा। आपने वो कोचिंग कभी की नहीं, आपने मार्केट से उठा के टेस्ट दिया, आपका स्कोर कम आएगा, तो उसके स्कोर को देख के घबराना नहीं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज और करनी है, टेस्ट देने के बाद कुछ लोग टेस्ट कभी रिवाइज नहीं करते, ये गलती मत करना। यू हैव टू रिवाइज योर टेस्ट ऑल्सो। जो गलती किए हो वो गलती आपको याद होनी चाहिए, चाहे तो नोट्स बना के याद रखो, चाहे वहीं पे मार्क करके याद रखो। एंड आफ्टर गिविंग द टेस्ट देने के बाद क्या करना है, स्पेंड सम टाइम इन एनालाइजिंग, कि पहली बात, क्या ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता था, क्या मेरे को आता था? अगर नहीं आता था तो उसे सीख लो, ये आपके नॉलेज एडिशन करेगा। और अगर आता था तो आपको देखना है कि आपने क्या गलती की है, ये देखें कि क्या वो सिली मिस्टेक है। अगर सिली मिस्टेक है तो नोट कर लो कि भैया इस टाइप की मैं सिली मिस्टेक करता हूं, आगे मत करना। और अगर लैक ऑफ रिवीजन के चलते वो गलती हुई है तो इट मींस आपको पता है कि आपको अपने रिवीजन पे काम करना है, ठीक है, इट्स सिंपल। अब आती है टाइमलाइन की बात कि भाई क्या टाइमलाइन फॉलो करें। तो देखो यार, ये एक रफ टाइमलाइन है, बेस्ट टाइमलाइन आपके लिए कोई बना सकता है तो वो आप खुद हो, नहीं बना सकते तो इसको रफली इसको फॉलो कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। फरवरी में आप पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी कर लीजिए। मार्च में ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड मॉडर्न इंडिया, बजट कर लीजिए। और जो आपने फरवरी में पढ़ा उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर करेंगे
और उसके बाद जो आपने फरवरी और मार्च में किया उसको रिवाइज जरूर करना है, और मई में फुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस चलनी है। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान प्रैक्टिस नहीं करनी, भाई पॉलिटी कवर किया है तो आपको पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट भी देना है, इन्वायरमेंट खत्म किया है तो आपको इन्वायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट भी देना है, इकोनॉमी खत्म किया है तो आपको इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट भी देना। तो प्रैक्टिस साथ में चलेगी। ऐसा नहीं करना है कि आपको मई में ही आके आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, गलती करोगे। सब्जेक्ट खत्म करो, उसके टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, देखो कि आपसे गलतियां कहां पे हो रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये थोड़ा जल्दी कर ले तो लाइक फरवरी के 20 ही दिन में आपने तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, बेस्ट है, गुड। आप मार्च वाला ये इधर शिफ्ट कर सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक सवाल आता है सर फिर मई में क्या करूंगा, व्हाट टू डू इन मई। ठीक है, तो मई में क्या करना है, पहली बात आपको टेस्ट की अपनी टाइमिंग सुधारनी है। 9 से 11 टेस्ट होता है ना, तो 9 से 11 देने की टेस्ट की आदत डाल लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आदत होती है रात रात भर पढ़ने की, लेकिन एग्जामिनेशन 9 बजे नींद आती है, एग्जामिनेशन लेकिन आपका 9 से 11 ही होगा। तो उस केस में ये गलती मत करना कि आप आपने ये गलती कर दी कि भाई हमने एग्जाम दे उस टाइम पे हमें नींद आ रही है, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए आपको अपना जो सोने और उठने का टाइम है वो सही करना पड़ेगा। कुछ नया मत पढ़ना, टाइम पे उठने की आदत डालिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम वाले दिन अगर नींद आ गई तो समस्या है। और इस टाइम पे आपको केवल रिवीजन, और इस तरह से तैयारी करो कि उस टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भैया हमने रिवीजन प्रैक्टिस को छोड़ के सब कुछ कर रहा, मैं पढ़ रहा, अरे भैया कवर ही नहीं हुआ, लगे पड़े हैं। ये गलती नहीं करनी आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, अब कुछ इश्यूज आते हैं। पहली चीज, प्लान नहीं होता। तो भैया देखो, इट्स टाइम, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, यू शुड मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। अभी नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? और फिर भी अगर आप प्लान नहीं बना रहे, देखो सीधी सी बात, एक चीज़ तो समझ लेना, बेस्ट प्लान जो आपके लिए बना सकते हो तो आप ही हो। लेकिन अगर आप अपने लिए प्लान नहीं बना सकते, यू कैन कम ज्वाइन मी इन द टेलीग्राम। मार्च से हम फ्री मैराथन चालू करेंगे एंड 5 फरवरी से हम पेड मैराथन चालू करने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं आपको डेली प्लान देता हूँ, बताता हूँ कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, PYQ डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, सप्लाई करता हूँ, और उसमें आपको मैं गाइड करता हूँ कि भैया ये चीज़ ऐसे करनी, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो आप अगर अपने प्लान से नहीं चल सकते तो मेरे प्लान से चल लीजिए, इससे बेहतरीन प्लान आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। इफ यू कांट मेक, कम ज्वाइन मी। ठीक है, फ्री वाला भी ऑप्शन है, मार्च में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड वाला ऑप्शन है जो आप फरवरी में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंटीग्रेटेड मैराथन चल रहा है, तो उससे हम कंप्लीट करने के बाद फ्री वाला भी स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्शन, ये दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है। और एक चीज समझना, डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब आप भटके हुए होते हो, आपके पास खुद का कोई प्लान नहीं होता, तो आप दूसरों को देख रहे होते हो। उसके चलते क्या होता है, आपका प्लान रेगुलरली चेंज होता रहता है। यू जस्ट फॉलो अ लॉट ऑफ पर्संस, या फिर यू जस्ट फॉलो अ लॉट ऑफ कोचिंग, और फिर सडनली कहीं पे नोट्स आता है, चलो ये पढ़ लेते हैं, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, चलो ये पढ़ लेते हैं, इसकी वाली किताब अच्छी लग रही है। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता तो करते हैं इंटरनेट सर्फिंग में आप टाइम बिताने लगते हो। तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब आपकी तैयारी खराब होती हो। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। दूसरी चीज, शॉर्ट्स देखने की आदत के चलते बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मुझे तो लगता है ये जो शॉर्ट्स आया ना, आया ही यूथ को बर्बाद करने के लिए। कुछ काम धंधा नहीं है, शॉर्ट्स किए जा रहे। अरे भैया तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको सिलेक्शन लेना है, तुमको शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसको साइड कर दो कुछ टाइम के लिए। MNCs पैसा बना रही है तुम्हारा शॉर्ट्स देखने से, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे दूर जा रहा है। भूल जाओ सब कुछ, पढ़ाई करो। और उसके बाद फिर बचा गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला इशू, जो जनरली होता है बीइंग इन द यूथ। तो मेरी सलाह यह है, थोड़ी देर के लिए पॉज करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा इशू आता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। और मैं बताऊं आपको, एक वन ऑफ द रीजन फॉर द कंसिस्टेंसी इशू है ना, कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, सुबह सो के उठते हो, सीधे किताब टेबल पे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। यहां पे आप गलती करते हैं। आपका माइंड लेथार्जिक होता है, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, पढ़ने का फिर मन नहीं करता, और उसके बाद आप एंड अप कर जाते हैं, यार क्या कहते हैं, इतने टाइम हो गया कुछ नहीं पढ़ा, तो धीमे धीमे फिर आपकी कंसिस्टेंसी टूटती चली जाती है। जब आप पाओगे कि आप कम टाइम पे ज्यादा पढ़ ले रहे हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। लेकिन जब आप पाओगे कि आप इतना टाइम दे दिया और आपने 2 चैप्टर किया मुश्किल से, आप बोलोगे अरे यार कुछ भी नहीं पढ़ा, सिट। ये कंसिस्टेंसी आएगी अगर आपका माइंड अच्छा वर्क कर रहा होगा। माइंड अच्छा वर्क कर रहा होगा कब? जब आप एक्सरसाइज करोगे। हेल्दी माइंड लाइज इन द हेल्दी बॉडी। तो अपनी बॉडी के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम जुम्बा कर लीजिए। बिलीव मी, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना आप जरूर से।
सिर्फ 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम जुम्बा करके देखो, 2 दिन ट्राई करके देखो, आपके पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ेगा। और लास्ट चीज, यू डू नॉट चेक योर परफॉर्मेंस। क्या आपके पास अपना गोल है? अगर गोल नहीं है अगले दिन पे सो के उठते समय, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस टाइम पे आपके पास हर एक अगले दिन के लिए गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को कल सुबह उठ के ये चीज फिनिश करनी है। एक लिस्ट बना लो, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। लेकिन उसके चलते क्या होगा, आपके पूरे दिन को डायरेक्शन मिल जाएगी, और पूरे दिन को डायरेक्शन मिल जाएगी तो आपका दिन अच्छा जाएगा। तो ये गलती मत करना अगले 4 महीने। अगर क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आईएएस बनना चाहते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना गोल डिफाइन कर दीजिए। पिछले दिन छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि कल मेरे को ये अचीव करना है तो करना है। और बिलीव मी, अगर आपने जो भी गोल बनाया, अगर आपने उसका 80% भी फॉलो कर लिया ना, सिर्फ 80%, आपका सिलेक्शन के चांसेस इट्स विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां पे जब मैं यहां तक आ ही गया हूं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन की बात भी कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और हर साल करते हैं। ये गलती मत करना। डोंट स्किप प्रीवियस क्वेश्चन। आप कोचिंग के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी का पेपर देखते ही नहीं है, वो कोचिंग का पेपर लगाते हैं, दिन रात सॉल्व करते हैं, चले जाते हैं और सिलेक्शन लिए बिना वापस आ जाते हैं। 2011 से 23 तक का पेपर तो जरूर से जरूर लगा लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट फॉर द ये वाला पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, इसके आप पिछले और उससे पीछे भी जाके पेपर लगा सकते हो, लेकिन 2011 से तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरी गलती, यू डू नॉट रन बिहाइंड द एक्सेस रिसोर्सेज। ये गलती नहीं करनी है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उठा लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 किताबें। गलती मत करना। उसको करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि तुम यूपीएससी का क्वेश्चन कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट गो फॉर द एक्सेस रिसोर्सेज। बाउंड्री बना लीजिए, यू हैव टू लिमिट योर टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके रिसोर्सेज लिमिट होंगे। अगर आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज, डोंट इग्नोर द स्टैटिक फॉर द करंट। कुछ लोग बोले सर करंट अफेयर्स करना, करंट अफेयर्स करना, करंट अफेयर्स करना, उसके पीछे पूरा स्टैटिक इग्नोर मार देते हैं। स्टैटिक स्टिल रिमेन्स द किंग। स्टैटिक को इग्नोर मत करना। स्टैटिक से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो अपना टाइम का एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शुड बी जुडिशियस। इतना करंट अफेयर्स के पीछे पागल नहीं होना है कि हमने स्टैटिक ही इग्नोर कर दिया। करंट अफेयर्स के लिए एक मंथली, अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हैं इट्स गुड, नहीं तो पीटी 365। लेकिन मंथली वाले जो मंथली फॉलो करते हैं और रेगुलर रिवीजन करते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। इन दैट केस आप पीटी 365 कर सकते हैं। प्लस जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं जो अपना हमारे चैनल पे, उसको कर लीजिए, सफिशिएंट है। पांचवी गलती, इग्नोर मत करना सीसेट को। दोस्त, सीसेट को इग्नोर करोगे, सीसेट को अपनी इज्जत करवानी आती है, वो मत करिएगा। यू शुड मैक्सिमाइज योर रिवीजन। इट्स टाइम दैट यू मस्ट रिवाइज। 3, 4, 5 रिवीजन तो करने ही करने हैं। इफ यू कांट रिवाइज, अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो आपको पढ़ने का फायदा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आपने मान लो कल कुछ पढ़ा था, ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूं। और होता क्या है कि भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर सोचो यार कहीं तो पढ़ा था, और फिर कर नहीं पाते। वो गलती मत करना, वो सारा कुछ आएगा रिवीजन से। 7वीं चीज, यू मस्ट रिवाइज योर टेस्ट टू। खाली आपको स्टैटिक रिवाइज नहीं करना, अपना टेस्ट भी रिवाइज करना है। इसीलिए तो टेस्ट दिया था ना कि कुछ नया सीख लेंगे और अपने आप को टेस्ट लेंगे। और जो गलतियां थी, एक चीज ध्यान रखना, जो गलती आप जिस तरीके की गलती आज यहां करते हो ना, उसी तरीके की गलती आप एग्जामिनेशन में भी जाकर अक्सर करोगे, ये देखा गया है। तो यू मस्ट कीप रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी चीजों को ना एक्टिव रिकॉलिंग के साथ रिवाइज कीजिए। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी लास्ट वीडियो उसी का था, तो उसको देख लेना, वो बहुत हेल्प करेगा, आपकी पढ़ाई में यू टर्न का असर आ जाएगा। यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स और यू कैन यूज अवर नोट्स आई शेयर। देखो, या तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो जो भी आपको अच्छा लगता है, या तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, उसमें आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड यू कैन स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन नाउ इफ यू आर नॉट सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। सीधी सी बात है, अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर मेंस की तैयारी करके करोगे क्या? प्री होगा ही नहीं, मेंस की तैयारी लेके बैठे रहोगे। तो मेंस को इज्जत दो, मैं ये नहीं कहता इज्जत मत दो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होगा तो मेंस लिखोगे, और प्रीलिम्स इज मोर अनप्रिडिक्टेबल देन मेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं तो प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करो। तो ये चीज है। उसके अलावा देखिए, मैंने अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि भाई आपके बच्चों के डाउट्स हैं अगर, तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे, जैसे सिद्धांत सैनी ने एक सवाल पूछा था,
Sir, I am getting very low marks in mocks. So how should I increase my self-confidence and marks? And how should I attempt paper? Please make a video on attempting paper so that we can get an idea that we have to attempt paper in this way. देखो यार, पहली चीज, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैंने ऐसा बता दिया कि कोचिंग मॉक्स आर नॉट द ट्रू जज. कोचिंग मॉक्स तो जज होते नहीं, यूपीएससी का पीवाईक्यू, तो स्कोर पे तो टेंशन मत लो. लेकिन इंपॉर्टेंट यह कि आप टेस्ट देते रहें, उससे अपना आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए. अब पेपर लगाते समय नॉर्मली मैं जो करता था, मैं 3 स्टेजेस फॉलो करता था. स्टेज 1 जो सभी करते हैं कि आपको वो क्वेश्चन जो सभी को आते हैं, और करना भी ऐसे ही चाहिए. नॉर्मली कोई भी बच्चा जो जिसने ठीक ठाक तैयारी की उसे 30-40 क्वेश्चन पहली बार में कर लेता है, लेकिन 30-40 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा. क्योंकि पहली बात, हो सकता है वो आपको सही लग रहा हो, लेकिन हो सकता है वो गलत भी हो. तो 30-40 क्वेश्चन जो हैं उसको आप जो कर रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है कि यू मस्ट नॉट स्टॉप देयर इटसेल्फ. उसके बाद आगे बढ़ जाओ, एक बार काउंट कर लो भाई कितने क्वेश्चन किया. अगर 70-80 कर लिया ऐसे तो बात ही अलग है, वहीं रुक जाओ. अगर आपको श्योरिटी वाले 70-80 पता है, लेकिन श्योरिटी वो रेयर केस है. उसके बाद आता है कि अगर नहीं पता है तो आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वेश्चंस को करना पड़ेगा. तो ऐसे केस में फिर आप सेकंड स्टेज में पूरा पेपर दोबारा देखिए. अब उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको श्योर नहीं होगा, एक वो क्वेश्चन होंगे जिसमें ये श्योर होगा कि मेरे को आता ही नहीं है, ये पूरा ब्लाइंड गेम है. तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो. अब उन क्वेश्चंस में खेलो जिसमें आपको डाउट्स हैं कि यार लॉजिक लगा सकते हैं या एलिमिनेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे ये लगा के कुछ ना कुछ करके तिगड़म भिड़ा के क्वेश्चन को किया जा सकता है. उन क्वेश्चंस को करने के बाद देखो, काउंट करो कि कितने हो गए. अगर 80-85 तक हो गए तो वहीं पे रुक जाओ. और फिर भी वो सारा तिगड़म भिड़ाने के बाद भी अगर आप देख रहे हो ना कि मेरे 40-45 ही हुए हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 क्रॉस करने के बाद, तो भैया सारे क्वेश्चन कर दो. क्योंकि वैसे भी तुम्हारा 40-45 में तो होना नहीं था, सीधा सा है. तो सारे क्वेश्चन कर दो, फिर तो चांस ले लो, ब्लाइंड गेम हो जाता है. तो पेपर तो ऐसे ही लगाना चाहिए, और ऐसे ही सभी लगाते भी हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्वेश्चन था हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एक्यूरेटली. तो इसके लिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, सीसेट का लास्ट वीडियो, 51st वीडियो. सीसेट वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. सर मेरे निगेटिव बहुत होते हैं क्वेश्चंस. तो देखो निगेटिव बहुत होते हैं क्वेश्चंस, तो इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं जो मुझे लगता है, ठीक है. और वो 2 रीजन्स क्या हो सकते हैं. पहली चीज़, आप ड्यू अटेंशन दे के टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो ये चीज़ चेक कर लीजिए कि क्या ये रीजन है, और अगर ये रीजन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी है. आप रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, यही एक तरीका है. और मॉक में निगेटिव आते हैं, आपको परेशान नहीं होना है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने मॉक में सीखा वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी है. बस गलतियाँ करनी है, गलतियाँ करने से घबराना नहीं है, लेकिन रिपीट करने से घबराना है. अगर करने के एक बार गलती कर दी, फिर आगे यूपीएससी में फिर से आपने सेम क्वेश्चन पे गलती कर दी, तो आपके क्वेश्चन टेस्ट लगाने का फायदा क्या हो. तो इससे ये चीज़ आपको फॉलो करनी है. तो निगेटिव से नहीं डरना है, बट सुधार करते चला जाना है. आपको पर डे अगर 1% ग्रोथ मिल रही है ना, बहुत अच्छी ग्रोथ है. देवांशी के, सर फ्रॉम व्हेन प्रीलिम्स रिवीजन विल स्टार्ट. तो देखिए वो मार्च में मैराथन स्टार्ट करेंगे, तब हम उस पर वर्क करेंगे. विल यू स्टार्ट रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. डेफिनेटली ये उस बच्चे का सवाल होगा जो इन्होंने इंटीग्रेटेड मैराथन फॉलो किया है. जानवी वर्मा, सर अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लगाया है, रिवीजन कर रही हूँ सर, कितने टेस्ट लगाना होगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. इसका कोई नंबर नहीं है. कुछ लोग सिर्फ पीवाईक्यू लगा के दे आते हैं पेपर, उनका प्रीलिम्स हो जाता है. कुछ लोग एक भी मॉक्स नहीं लगाते. बट जनरली मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे आपने टेस्ट लाइक आपने सब्जेक्ट खत्म कर लिया तो उसके मॉक 1-2 मॉक लगा लीजिए सेक्शनल, उसके बाद 7-8 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट होगा. उसके अलावा पीवाईक्यू 2011 से लेके 23 तक जरूर लगा लीजिए. श्रुति शर्मा, हाउ टू वाइजली डिवाइड टाइम अमंग ऑप्शनल कंसोलिडेशन, प्रीलिम्स, मेंस रिमेनिंग सब्जेक्ट, फिजिकल वर्कआउट, सीसेट, टेस्ट सीरीज एंड व्हाट शुड बी एन आइडियल डे एज ऑफ नाउ. देखिए ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है. फिजिकल वर्कआउट 15 मिनट मॉर्निंग, 15 मिनट शाम, जुम्बा कर लीजिए, सफिशिएंट है. ऑप्शनल के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, बट लेट्स से यू कैन गिव 2 आवर्स करेंटली, 2 घंटे देते रहिए. पेपर 1 भी अगर आपने फिनिश कर लिया तो पेपर 2 के लिए आपके पास टाइम होगा 8 घंटे जो प्रीलिम्स, उसके बाद फिर अपने 7-8 घंटे प्रीलिम्स के लिए दीजिए. अब यहाँ पे देखो 8 घंटे में 1-2 चीज़ आएगी. आपका सीसेट की तैयारी कैसी है, अगर सीसेट की तैयारी बेकार है और सीसेट कुछ नहीं आता तो 1-1.5 घंटा सीसेट को दीजिए, और बचा हुआ टाइम आप अपना जीएस के सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं. क्योंकि सीसेट के टाइम को आप लिमिटेड टाइम इसलिए देना है सीसेट की प्रिपरेशन को, बिकॉज वहां पे
आपको क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है, इसलिए ज़्यादातर टाइम फिर आपको जीएस को देना है। अब बचा आपका जो है टेस्ट, लाइक आप यू कैन से कि टेस्ट सीरीज एंड ऑल, वो सारा कुछ प्रीलिम्स वाले टाइम पे आ गया। जिस दिन आप टेस्ट लगाओगे ऑब्वियसली बात है उस दिन आप जी प्रीलिम्स वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होगे, आप टेस्ट वाला चीज़ पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी देखो, एक आइडियल डे कुछ नहीं होता, आइडियल डे ये इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। हर एक पर्सन का जो डिसीजन होता है वो उसकी ओन प्रिपरेशन के बेसिस पे होना चाहिए। यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेस, और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे एक्चुअली जो सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकता है वो आप ही ले सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भरानी बन्नी, सर आई स्टडी वेरी वेल बट फियर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड इन एग्जामिनेशन हॉल एवरी ईयर आई फेल्ट and went into nervous every year. Everyone said do meditation but nothing work out. What should I do? तो देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हेल्प कर सकता है। पहली चीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराते हैं आपको एक फील देने के लिए कि एक्चुअल एग्जाम होता कैसा है। उसमें रजिस्टर करके पहली बात तो आप उनके एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, आप इन दैट केस जो अगर आपके आसपास इंस्टीट्यूट है तो टेस्ट देने के लिए आप उनका सेंटर यूज करें। इससे क्या होगा, आपका धड़का खुलेगा। दूसरी बात, देखो यार, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर। 10 मिनट मोटिवेशनल वीडियो एंड वर्कआउट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी वो बाहर की नेगेटिव एनर्जी को फ्लश आउट करेगी, और जो वो फ्लश आउट करेगी ना, आपको अपने आप धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऊषा का सवाल था, ऊषा वर्मा, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या प्रीलिम्स देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैंने अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट आने के बाद तैयारी किया था सोशियोलॉजी। आप भी तो कर सकते हैं। अब ये देखना है कि आपका ऑप्शनल कितना बड़ा है, थोड़ा सा कुछ डिसीजन उस पर भी होगा, बट पूरी तरह से तैयार नहीं। पेपर 1 कर लीजिए, पेपर 2 प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे, हो जाएगा। थोड़ा ट्रस्ट रखिए और थोड़ा अपने आप को पुश करना सीखिए। उसके बाद सोनिया शर्मा का सवाल है, सर इज इट वर्दी टू गिव प्रीलिम्स विदाउट अ गुड प्रिपरेशन ऑफ मेंस? तो यस, सिमीकरण मैम का सिलेक्शन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इट्स डेफिनेटली वर्दी टू गिव द एग्जाम, बहुत वर्दी है। उन्होंने उनकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी, उनकी सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थी, और उसके बाद भी उन्होंने जाके फोड़ दिया था। और एक और बच्चे ने सवाल पूछा था, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, रिक डाल्टन का सवाल था कि मुझे बैकलॉग फिनिश करना है लेकिन मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, तो क्या मेजर्स आप सजेस्ट करते हैं? तो देखो यार, मैं पहली चीज़ एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी बात, मन किसी का नहीं करता दोस्त, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता। आपका मन करता है? मेरा तो नहीं करता था। किसका मन करता है यार? सबका मूवी देखने का मन करता है, सबका मन करता है जाके घूमे फिरें, खाए पिए, ऐश करें, लेकिन बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सब बेकार की बात है। किस चक्कर में पढ़े हो? ये सवाल ही क्यों आ रहा है भाई? आपका मूड नहीं है, किसका मूड होता है? सभी का मूड होता है मूवी देख के आए। पढ़ना पड़ता है, कई सारी जरूरत की चीज। एक्सरसाइज किसी का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं करोगे तो अनहेल्दी हो जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये आपके सवाल का जवाब है। इन चीज़ों में मत पड़े कि भाई मेरा मन नहीं करा, भैया मन है नहीं है, करना है, दैट्स इट। मन के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो पूरी, ये मन ऐसा है कि आपको बर्बाद ही करेगा। मन के अकॉर्डिंग नहीं, सही चीज़ों के अकॉर्डिंग चलिए, सही डिसीजंस के अकॉर्डिंग चलिए। उसके अलावा आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछे थे। इशिता सिंह 1175 करंट अफेयर्स के लिए, देखिए वो मैंने आपको बता दिया। सौम्या ने पूछे थे करंट अफेयर्स को डिकोड कैसे करें सो दैट रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो देखिए मैंने नोट्स अपने दे रखे हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा मेनली फैक्ट बेस्ड आपको पढ़ना है प्रीलिम्स में। वो जैसे कि लाइक कोई गवर्नमेंटल बॉडी होगी या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इट्स इंटर गवर्नमेंटल है कि या फिर नॉन गवर्नमेंटल है या फिर इसके मेंबर्स कौन है, इस टाइप के सवाल पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड पूछते हैं। तो वो आप जब PYQs देखेंगे वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और PYQ का अंदाजा लेने के लिए आप www.nilesh.air442.com पे जाके जैसे जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। समया अंसारी का क्वेश्चन था, सर हाउ टू रिवाइज सब्जेक्ट आफ्टर फिनिशिंग इट, हाउ मेनी टाइम रिवाइज टॉपिक। देखो तो कम से कम 3-4 रिवीजन तो जरूर कर लेना, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे रिवीजन के समय आपको ध्यान रखना है, यू कांट रिवाइज लाइन बाय लाइन, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने मार्क कर रखी होंगी वही आप रिवाइज करते हो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो है उसको आप पढ़ लीजिए। नॉलेज हब का सवाल है, सर हाउ टू एनालाइज PYQ। तो मेरी जो वेबसाइट है www.nilesh.air442, उस पर मैंने पॉलिटी के PYQs फ्री दे रखे हैं, आप उसे डाउनलोड कीजिए। हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने बांट रखा है, उसे चेक कीजिए।
आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू को एनालाइज करना कैसे, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। एक बार उसे आप देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सिमरन सर प्लीज गिव सम गाइडेंस फॉर द एनवायरमेंट फॉर प्रीलिम्स, हाउ टू कवर इट प्रॉपर्ली। तो जस्ट मैंने अभी वो आपसे डिस्कस किया ही था, वो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। शंकर IAS है वैसे तो, प्लस मेरे नोट्स देख लीजिए, काफ़ी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली वो करना ही है। पलक शर्मा सर हाउ टू एनालाइज अवर टेस्ट सीरीज, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग का समझ नहीं आया तो ये कैसे काउंट होंगे, बोथ GS एंड CSET। तो एक देखो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं पलक, 2 नंबर सही क्वेश्चन, GS की बात कर रहा हूं फिलहाल, GS वाले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, तो जितने सही हैं उसमें इंटू 2 कर देना और जितने गलत हैं उसमें 0.67 कर देना। जो स्कोर आया, इनका जो डिफरेंस निकालोगे, जो स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर है। तो इट्स बेसिकली 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब है सही जो है, माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 3। वाई क्या है, जितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो ये आपका GS के स्कोर होगा। CSET के लिए 2.5 एक सही क्वेश्चन के लिए, तो 2.5 इंटू एक्स एंड 0.833 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर एक गलत आंसर के लिए 0.833 और 2.5/3, ये हर एक गलत आंसर के लिए आप माइनस कर देना, तो आपका स्कोर निकल आएगा। सेजल वर्मा गुड इवनिंग सर, हाउ टू मिनिमाइज रॉन्ग क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल बिफोर टेकिंग रिस्क ओवर इट। तो देखो ये चीज आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से, मिस्टेक्स नहीं करनी है, स्पेशली सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, लॉजिक्स यूज करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन बिफोर टेकिंग रिस्क। आपको या ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि क्या आपको रिस्क लेने की जरूरत है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉजिक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पूरा अंधा कुआं ही है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। जहां पे टोटल ब्लाइंड गेम है और जब आपके पास लास्ट ऑप्शन कोई और बचा ही नहीं है तब लेना, नहीं तो चांस नहीं तो मत लेना। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब फाइनली चलते चलते एक चीज याद रखना कि ये केवल आप हैं जो मैटर करेगा, सेल्फ बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। प्रैक्टिस के खेल के बाद आप अगर अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। कोई भी इंसान महान इसलिए नहीं है कि वो कभी फेल नहीं करता, इंसान महान इसीलिए है क्योंकि फेलियर ने उसे रोका नहीं है। और अगर आपने पहले फेल किए हैं प्रीलिम्स, तो ट्रस्ट मी इट इज टाइम आप अपने आप को दोबारा चैलेंज करें, अपनी कैपेबिलिटीज को चैलेंज करें और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें। आप पास्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना प्रेजेंट में दिन भर पास्ट के बारे में सोच सोच के अपना फ्यूचर जरूर बर्बाद कर सकते हो। उससे अच्छा अपना प्रेजेंट अच्छा कर लीजिए, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। और सक्सेस जो आप कभी कभार करते हो ना कि कभी कभी पेपर लगा लेते हैं, उससे नहीं आएगी सक्सेस, उससे आएगी जो आप डेली करोगे। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ, निगेटिव लोगों से दूरी बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग हैं जिन्होंने हर चीज में बुराई निकालते हैं, बिल्कुल निगेटिव, उनसे दूर रहिए। किसी गधे को मत बताओ कि वो गधा है। एक निगेटिव व्यक्ति जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिसे जिंदगी में सिर्फ बुराई करने आती है, उससे डिस्कस करो ही मत, आप नहीं समझा सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी गधे को मत बताओ वो गधा है, कोई फायदा नहीं है। और बहुत अच्छा दोस्त है तो एक बार बता दो भाई गधापंती कर रहा है, अब छोड़ दे, और तब भी नहीं छोड़ रहा तो चुप हो जाओ। साइलेंस बहुत बड़ा हथियार है, अपनी तैयारी करते रहिए। लेट यू मेक द एफर्ट इन साइलेंस, लेट दिस सक्सेस बी योर नॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली चलते चलते यार एक चीज कहना चाहूंगा, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट यू कांट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड थिंक दैट यू कैन। आप कर सकते हैं, तभी आप अपने पर विश्वास रखेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, किसी एक दोस्त से जरूर शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू अपना कमेंट देके जरूर बताइएगा अगर आपको कुछ लगा कि मैंने आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँगा आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। जाते जाते दोस्त एक चीज बिल्कुल लेकिन कहना चाहूंगा, इस वीडियो को सेव कर लेना, 1-2 बार और जरूर देख लेना, ताकि वो गलतियां, क्योंकि ये सारी गलतियां मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, यही गलतियां हैं जो आप कभी ना कभी करते रहोगे। जब भी लगे आपको कि मैं गलती कर रहा हूं, एक बार वीडियो खोल के देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए ये वीडियो अपने प्राइवेट व्हाट्सएप पे जरूर ट्रांसफर कर लेना अपने खुद के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी।